हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंजी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत में गांधी जी और फिर गांधी जी के जो भी सत्याग्रह हुए हैं, उनके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगे मैं स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ 1.5x की स्पीड से देखिएगा। दरअसल 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने उन्हें भारत में इतनी लोकप्रियता दे दी कि मतलब उनको जनसामान्य के अलावा जो विशिष्ट वर्ग थे, वो भी जानने लगे। गांधी जी नरमपंथियों की राजनीति से उनकी आस्था पहले ही मतलब गांधी जी की आस्था पहले ही उनसे उब चुकी थी। अब गांधी जी उनसे मतलब गांधी जी भी चाहते थे कि कुछ देश में अहिंसात्मक ऐसी गतिविधियां की जाएं जिनसे अंग्रेजों को भारतीयों के मतलब स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ करना चाहिए। गांधी जी होम रूल लीग के इस राजनीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर बन सकता है, क्योंकि उसी समय जब गांधी जी मतलब इसमें भारत आए हुए थे, तब प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, या यूँ कहें कि मतलब हाँ, चल ही रहा था। यद्यपि होम रूल लीग आंदोलन इस समय काफ़ी लोकप्रिय बन चुका था। गांधी जी अपने मतलब गांधी जी जो थे होम रूल लीग के विचारों से भी या उनके जो कार्यप्रणाली है उनसे भी संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि ऐसे समय में जब ब्रिटेन ऑलरेडी प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रहा है, तब होम रूल लीग आंदोलन को जारी रखना सही नहीं है। फिर गांधी जी ने मतलब इस पर अपना व्यक्तिगत तर्क दिया कि ऐसी परिस्थितियां जिसमें राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने करना ही सर्वोत्तम मार्ग है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अहिंसात्मक सत्याग्रह हो सकता है, क्योंकि गांधी जी ये बात पहले ही जानते थे कि ऑलरेडी अगर होम रूल लीग वाले किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि करते हैं, तो जो ब्रिटेन है वो प्रथम विश्व युद्ध से जूझ ही रहा है। फिर वो होम रूल लीग के आंदोलनों को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों को अपनाएगा, जिससे देश में हिंसात्मक गतिविधियाँ बढ़ सकती है और अंग्रेज भी उससे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। गांधी जी इस बात से जानते मतलब गांधी जी इस बात को जानते थे काफ़ी बेहतर तरीके से। भारत में हम सबसे पहले गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था उसे देखते हैं। बिहार के चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कुल कृषि भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चूँकि इस समय तक जर्मनी में कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो चुका था, जिसके कारण नील के बाज़ार में काफ़ी गिरावट भी आ गई थी और मतलब नील का जो व्यवसाय था वो बहुत हद तक धीमा पड़ने लगा था। इसलिए और उसके अलावा हम देखते हैं कि किसान जिस भी जगह पर नील की खेती किया करते थे ना, उस जगह पर दोबारा खाद्य उत्पादों को उगाने पर मतलब नील की खेती करने के बाद वो जगह जो है अनउपजाऊ हो जाया करती थी। तो उस जगह पर किसानों के द्वारा दोबारा खाद्य उत्पादन को उगाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए भी जो हमारे किसान वर्ग थे, वो इस पद्धति से मुक्ति पाना चाहते थे और इसी पद्धति को ही हम 3 कठिया पद्धति के नाम से भी मतलब जानते हैं, क्योंकि इसमें जो भी ये कहना चाहिए कि अगर किसी किसान के पास 100% ज़मीन है, तो उस 100% में से 15% ज़मीन पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। इसलिए इसे हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। राजकुमार शुक्ल जी की निवेदन पर जब गांधी जी चंपारण पहुँचे, तब वहाँ गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरसिंह पारिख और जेपी कृपलानी भी शामिल थे। दोस्तों, जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, तब गांधी जी को वहाँ के सरकार ने चंपारण के जिला प्रशासन ने जिले को छोड़ देने का वो आदेश दिया, लेकिन गांधी जी उससे नहीं माने। इसलिए जिला प्रशासन ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी के गिरफ्तार होने से जो उस जिले के लोग थे, चंपारण की जो जनता थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण सरकार को विवश होना पड़ा और गांधी जी को छोड़ना पड़ा। फिर जब गांधी जी को उन्होंने फिर जिले में रहने की अनुमति दी, तब गांधी जी ने फिर क्या कहना चाहिए कि जो जनता थी, उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और सरकार से ये निवेदन किया कि वे 3 कठिया पद्धति है, उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दें। गांधी जी की बातों को मानकर सरकार ने फिर एक कमेटी का गठन किया और उसमें गांधी जी भी सदस्य थे। तो जब इस कमेटी की जाँच की गई, तब सरकार ने इसको सही पाया और सरकार के हिसाब से भी फिर जो है कि नील बागान मालिक जो थे, उनको ये निर्देश दिया गया कि वे जो किसानों से उन लोगों ने अवैध रूप से वसूला हुआ जो कर है या कहना चाहिए जो वसूला हुआ धन है, उसे वापस करें, उसका 25% हिस्सा जो है किसानों को वापस दे दिया जाए। तो सरकार की आदेश मानकर फिर
जो बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों को उनका जो भी मतलब उनसे पैसा वसूला था, वो उनमें से 25% वापस कर दिया। दोस्तों, ये गांधी जी का भारत में पहला मतलब सफल आंदोलन कह सकते हैं हम, ये पहला सफल आंदोलन ही था। हम देखते हैं कि भारत में गांधी जी के द्वारा यह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था और चंपारण में या पूरे इसमें मतलब गांधी जी ने जो भी किसानों के लिए योगदान दिया, उसके लिए उन्हें रवींद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 के बारे में। दोस्तों, इसमें मजदूर और मिल मालिकों के बीच प्लेग के बोनस को लेकर एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें मजदूर चाहते थे कि उन्हें 50% का बोनस मिले, लेकिन मिल मालिक जो है इसके लिए राजी नहीं थे, वो केवल 20% ही बोनस देना चाहते थे। तभी उद्योगपति अम्बालाल की बहन अनसुईया बेन ने इस समस्या के समाधान के लिए गांधी जी को एक पत्र लिखकर निवेदन किया। तब गांधी जी ने मजदूरों को 50% के बदले 35% बोनस की मांग करने और अपनी मांग को मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने का आदेश दिया था। तब मजबूर होकर मिल मालिकों ने समझौता करने के लिए एक मतलब इस पूरे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने का निर्णय लिया और इस ट्रिब्यूनल ने अपना जो है पूरा इस मामले की जांच पड़ताल करके अपना जो प्रतिवेदन था वो मजदूरों के पक्ष में अपना फैसला देते हुए मिल मालिकों को यह आदेश दिया कि वे 35% प्लेग बोनस मजदूरों। दोस्तों, अब हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में गांधी जी के द्वारा लीड किया गया। 1918 में अकाल के कारण उत्पादन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो लगान की वसूली कर ही रही थी, जबकि आकाश संहिता के अनुसार इस वर्ष लगान माफ कर दिया जाना था। आकाश संहिता कहता है कि अगर किसी भी वर्ष 25% या उससे कम का उत्पादन हुआ हो तो लगान जो है वो पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है वो लगान वसूलने में ही लगी रही, जिसके कारण गांधी जी ने यहाँ भी सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने यहाँ के किसानों को लगान न अदा करने के निर्देश दिए और अंत में ब्रिटिश सरकार ने एक गुप्त आदेश जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि जो किसान लगान देने के योग्य है वो लगान दे सकता है और बाकी के शेष किसानों के लिए लगान जो है वो माफ कर दिया गया। दोस्तों, यह भारत में गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन हम देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं भारत में 1919 का रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। दोस्तों, इस समिति के कुछ सदस्य जो थे वे भारतीय भी थे, जैसे कि कुमार स्वामी शास्त्री, ये मद्रास हाई कोर्ट के वकील थे। और वहीं हम दूसरी ओर देखें तो प्रभात चंद्र मित्र, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। इनकी सिफारिशों पर रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसे काला कानून भी कहा गया। इस अधिनियम का पूरा नाम अनैर्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटी था। दोस्तों, इस कानून के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी भारतीय को केवल इस बात के संदेह पर गिरफ्तार किया जा सकता था कि वह देशद्रोह या ये कहना चाहिए कि क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध किसी भी गुप्त अदालत में कार्यवाही की जा सकती थी, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा भी सुनाई जा सकती थी, और जो अभियुक्त था मतलब जो दोषी होता था उसे अपने लिए वकील करने का या अपने वकील से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं होता था। इस कानून का पूरे देश में विरोध हुआ और गांधी जी ने इस कानून के विषय में कहा, यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। ठीक वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहकर पुकारा था। दोस्तों, इस कानून के अंतर्गत किसी भी वारंट के बिना किसी के भी घर में छापेमारी करना या प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाने जैसी असाधारण शक्तियां भी सरकार को मिल गई थी। दोस्तों, इस अधिनियम के विरुद्ध में गांधी जी ने अपना पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ किया था। दोस्तों, 1919 में आरंभ किया था। दोस्तों, इस अधिनियम के विरोध में भारतीय सदस्यों में से मजहर उल हक, मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बिल को जिस दिन सदन में रखा गया उस दिन इस पर कहा कि यदि क्रांतिकारी गतिविधियाँ कोई बीमारी हैं तो यह विधेयक उसका एकदम गलत इलाज है। दोस्तों, अब हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। दरअसल ये जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था ना, इसी के विरोध में ही लोगों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन करने के लिए ये कहना चाहिए कि शांतिपूर्ण सभा करने के लिए वे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। उसी का परिणाम हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में देखते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने गलती से थंबनेल में खिलाफत आंदोलन लिख दिया है, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। दरअसल दोस्तों, गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया था ना, वह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ
किया गया था, लेकिन लोगों को जो डेट थी उसकी गलतफहमी की वजह से ये जो आंदोलनकर्ता थे वो आंदोलन शुरू होने से पहले ही हिंसात्मक रूप में आ गए, और जो आंदोलन हुआ वो मतलब आंदोलन की डेट के पहले ही हिंसात्मक रूप उसने ले लिया, जिसकी वजह से मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद आदि ठिकानों पर जो है वो हिंसात्मक गतिविधियां हुई, और पंजाब के अमृतसर में तो सबसे ज़्यादा हुई। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मुंबई भेज दिया गया। उसके पंजाब में हिंसक गतिविधियां सबसे अधिक हुई, जिसके कारण पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया, और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और प्रकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इसके विरोध में जो था वो मतलब अमृतसर की जनता ने अमृतसर ज़िले में स्थित जलियांवाला बाग में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक विरोध प्रदर्शन की मतलब एक विरोध सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर और सैन्य जनरल आर डायर थे। दोनों अलग अलग लोग हैं दोस्तों। जनरल आर डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही उस सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए थे, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे और लगभग 1000 से भी 1500 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, इस घटना के बाद सरोजिनी नायडू जी ने अपना केसरी हिंद का जो मतलब मेडल था वो वापस कर दिया था, जो कि उन्हें 1908 में हैदराबाद नगर में जीवन के अस्त व्यस्त करने वाले बाढ़ के दौरान जो क्या कहना चाहिए सेवा कार्य उन्होंने किया था उसके लिए उन्हें दिया गया था। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, और टैगोर जी ने कहा, सम्मान के बिल्ले हमारी लज्जा को और भी उजागर करते हैं। मैं सभी वरिष्ठ प्रतिष्ठा सूचक चिन्हों का त्याग कर अपनी उन सभी देशवासियों के कतार में खड़ा होना चाहता हूँ जिन्हें अमानवीय तिरस्कार भोगना पड़ा है। दोस्तों, इसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना मतलब मत व्यक्त करते हुए इसे काला काम कहा, लेकिन जो ब्रिटिश कहना चाहिए कि ब्रिटिश जो सदस्य थे वे मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी वे इतनी तुच्छ हो गई थी, या ये कहें कि इतनी छोटी सोच हो गई थी उनकी, कि उन लोगों ने जनरल डायर को इसके लिए एक मतलब शाबाशी दी, और ब्रिटिश अखबार में ऐसा लेख छपा कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाने लगा। और जब वे लंदन गए तो उन्हें वहाँ मतलब इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया। सोचिए कितनी गिरी हुई बात है कि किस तरह से एक तो उन्होंने बिना भीड़ को किसी तरह की कोई चेतावनी दिए उन पर ज़बरदस्ती गोलियां दागी, और उसके बाद फिर जबकि जलियांवाला बाग में केवल एक ही गेट था, उनको पता था ये बात, तो वे पहले लोगों को चेतावनी दे सकते थे कि अगर किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तब उन पर गोलीबारी की जाएगी इस तरह की, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सीधा गोलियां दागना चालू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लगभग 1000 या 1600 के आसपास लोगों की जान चली गई। ये जब ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि भारत में इसके प्रति विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तब उन्होंने हंटर मतलब लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में एक 8 सदस्य वाली जांच कमेटी का गठन किया, जिनमें से 3 सदस्य भारतीय थे। उनमें 3 सदस्यों में से थे पहले चमन लाल, और दूसरे जो थे वो सुल्तान अहमद, और तीसरे व्यक्ति जो थे वे थे जगत नारायण। ये तीनों भी इस समिति में शामिल थे। दोस्तों, इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि डायर ने ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया पूरी निष्ठा के साथ किया। मतलब सोचिए कि एक तो मतलब कि ना बिना किसी चेतावनी के किसी भी तरह से लोगों की जान लेना, और ऊपर से उसको निष्ठा का नाम देना। सोचिए ये ब्रिटिश सरकार की किस तरह की सोच थी, बहुत ही छोटी सोच थी, या ये कहें कि गिरी हुई सोच थी। इसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने जो है वो जनरल डायर को त्यागपत्र देने के लिए कहा, और फिर वे त्यागपत्र देकर लंदन चले गए। जनरल डायर के इस काम को देखकर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो वैलेंटाइन शिरोल ने भी 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला कानून कहकर पुकारा है। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लगभग 21 साल के बाद जो है 13 मार्च
1940 को लंदन में उधम सिंह, जो कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना जिस दिन, मतलब 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन ये भी उसमें बाग में मौजूद थे और काफ़ी छोटे थे उम्र में। और कैसा कहा जाता है कि केवल यही बस बच गए थे, बाकी के सारे लोग जो है उनकी जान चली गई थी। तो ये जो उधम सिंह है वे लंदन में अपने दोस्तों के बीच में राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मारकर, मतलब माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और जो जनरल आर डायर थे उन्होंने गोली चलाने की अनुमति दी थी। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जनरल आर डायर जो थे वो क्या कहना चाहिए, मतलब वो थे, जनरल थे। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो माइकल ओ डायर थे। उधम सिंह ने ओ डायर को मारा था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आर डायर की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। तो प्लीज़ आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों मैंने गलती से थंबनेल में जो खिलाफत आंदोलन लिख दिया है उसे हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस किसी भी तरह से आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।